हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर खुशबू सक्सेना और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी डिसीज़ है, कई लोगों को एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या अगर कभी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, तो अभी कोविड की वजह से लोग ये सोचते हैं कि अरे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से कहीं हमें कोविड की कोई समस्या तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगी कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। जो आपके एयर फ्लोज होते हैं, जो आपके एयरवेज होते हैं, यानी कि जो आपकी सांस लेने की नली होती है, अगर वो नैरो हो जाती है, उसमें जो सेल्स लगे होते हैं आसपास, उसमें सूजन आ जाती है। अब किसी चीज़ में, जैसे कि कोई पाइप है, उस पाइप में अगर कुछ कचरा जमा हो जाएगा, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस जमा हो जाएंगे, तो वो नैरो हो जाएगा, और नैरो होने की वजह से उसमें से, पाइप में से पानी आना बंद हो जाएगा या बहुत कम पानी आएगा। तो उसी तरह से हम इसको मान सकते हैं कि जो हमारे एयरवेज होते हैं, यानी कि जो सांस की नली होती है, उसमें नैरोइंग हो जाती है, यानी कि वो पतली हो जाती है उस जगह सांस लेने की और सांस छोड़ने की। तो उस वजह से हमको क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और हमारी जो सांस लेने की आवाज़ होती है उसमें हमको व्हीजिंग साउंड आती है, यानी कि जैसे सीटी बजने वाला जो साउंड होता है वो साउंड आता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एक नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल एयरवेज का डायग्राम है, और दूसरा जो डायग्राम है वो है अस्थमेटिक पेशेंट्स का डायग्राम। यानी कि इसका जो एयर वॉल है, एयरवे का जो वॉल है, वो देखिए कितना चौड़ा है, और जो दूसरे वाले का है वो देखिए कितना नैरो है। तो यही चीज़ अस्थमा में होती है। देन क्या कॉज होते हैं अस्थमा के? अस्थमा कभी कभी ऐसा होता है कि अननोन इटियोलॉजी होती है, यानी कि रीज़न कोई नहीं बता पाता है कि अस्थमा का रीज़न क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो, बहुत ज़्यादा स्मोक आता हो, या किसी का रोड साइड में घर हो। एक जेनेटिक भी होता है और एक एलर्जिक भी होता है। कई लोगों को कई चीज़ों से एलर्जी होती है कि अरे भाई हम फूल वूल सूंघ लेते हैं तो उसके बाद हमको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, या कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब इसके रीजंस होते हैं। फिर साइन एंड सिम्टम अस्थमा का कोई भी किसी को भी देख के बता सकता है कि क्या साइन एंड सिम्टम है। जब पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो सांस नहीं ले पाता है, उसको लगता है कि मैं सांस पूरी नहीं ले पा रहा हूँ, ना पूरी अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। क्या है उसका रीज़न? मैं बता ही चुकी हूँ कि नैरोइंग, टाइटनिंग ऑफ चेस्ट होता है, जो चेस्ट होता है वो टाइट हो जाता है, कफ होता है एक्सपेक्टोरेशन के साथ, हैवीनेस होती है चेस्ट पे, व्हीजिंग साउंड होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम एक व्हीजिंग टाइप का साउंड होता है। और डिफरेंट टाइप के जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट टाइप का अस्थमा रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिवेंटिंग टूल्स फॉर द डिसीज़। अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपकी डिसीज़, आप अस्थमा से बचे रहें, या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो, या अगर आप अस्थमेटिक हों तो आप कैसे अपने आप को अटैक आने से बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग क्विट कीजिए, और दूसरों को भी बताइए कि आपके आसपास या पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग ना करें, क्योंकि चाहे स्मोकिंग एक्टिव हो या पैसिव हो, वो आपकी लंग्स को भी नुकसान पहुंचाती है अगर कोई दूसरा भी आपके सामने स्मोकिंग कर रहा होता है। तो अगर आप एलर्जी के डस्ट से, तो हमेशा डस्ट से दूर रहें जितना हो सके उतना। मास्क पहने ताकि आपको कोई इन्फेक्शन जल्दी ना हो। हमेशा अपना फेस और अपने नोस्ट्रिल्स कवर करके रखें जब आप वॉक कर रहे हो या जब आप ड्राइव कर रहे हो। और आपके सराउंडिंग्स को क्लीन करें, प्लांटेशंस लगाएं, क्योंकि प्लांट्स लगाने से जो प्लांट होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अस्थमा के लिए, ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, आर्सेनिक भी अस्थमा की मेडिसिन है, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो आपने शायद आपको किसी और ने नहीं बताई होंगी, या आपने शायद नहीं देखी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। पहली मेडिसिन है एरालिया रेसिमोसा। एरालिया रेसिमोसा, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर भी लगा दिया है मेडिसिन का कि आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको रेक्वेक की मेडिसिन लेना ही बोलूँगी, क्योंकि वो जर्मन होती है, ओरिजिनल होती है और जल्दी फ़ायदा करती है, और लिक्विड पोटेंसी में ही लीजिए। लेकिन अगर आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मुझसे कंसल्ट कीजिए, या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपके केस के हिसाब से आप मेडिसिन लीजिए। सो अरालिया का जो पेशेंट होगा उसको लाउड व्हीजिंग साउंड वाइल रिस्पायरेशन होगा, जो कि हर अस्थमेटिक पेशेंट में होता है। इंस्पायरेशन बहुत लाउड होगा और एक्सपायरेशन डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि
इंस्पायरेशन जब वो करेगा, सांस जब वो लेगा तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी कि वो सांस ले रहा है, और जो एक्सपायरेशन होगा सांस छोड़ने में उसको बहुत तकलीफ़ होगी। अब जब वो लेफ़्ट साइड पे लेटेगा तो उसको लगेगा कि सारी की सारी प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में यानी कि लेफ़्ट लंग में ही है, राइट लंग मेरी पूरी क्लियर है। अगर हम उस करवट पे लेट जाएगा अगर वो, तो जो राइट लंग होगी उसकी पूरी क्लीन हो जाएगी। मिडनाइट कफ होगा, जैसे ही वो लेटेगा वैसे ही तुरंत कफ स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे के बाद उसको कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि अरे मैं टाइम देखकर मुझे कफ आएगा, बट ऐसा नहीं है। बट आप जब लेट जाते हैं, जब सो जाते हैं या जैसे ही लेटते हैं वैसे कफ आना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट मेडिसिन है इरियोडिक्टोन ग्लूटिनोसम। इस मेडिसिन में क्या होता है कि वीजिंग साउंड आता है जब वो बात भी करता है। तो अगर कोई पेशेंट बात भी कर रहा है तो भी उसको वीजिंग साउंड हमको सुनाई देगा। लोग कहेंगे कि ये बहुत रेयर होता है, बट ऐसा नहीं है। एक मेरा फ्रेंड था जिसके साथ सेम कंडीशन थी कि वो बात भी करता था तो भी उसकी आवाज़ वीजिंग साउंड टाइप का लगता, जैसे वो सीटी भी बजा रहा हो और बात भी कर रहा हो। उसको क्या होगा, राइट साइड में डल पेन होगा, निप्पल की तरफ पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सेम प्रॉब्लम। और क्या करेगा, अगर वो सडनली अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर लेफ़्ट से राइट में बैठेगा, उठ के बैठेगा, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और क्या होगा, कफ अराउंड स्पेशली 5 PM। यहाँ पे टाइम इसलिए मेंशन है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे बोला तो 5 बजे ही है, बट ये है कि 5 बजे के बाद उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी या शाम के बाद उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ग्लोबुलस को आप जानते हैं, यूकेलिप्टस का पेड़ भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। वो बहुत अच्छा पेड़ होता है और बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं। अब यूकेलिप्टस के पेशेंट को क्या होगा, टेरिबल डिस्निया होगा, बहुत ज़्यादा डिस्निया यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। मोस्टली एनीमिक पर्सन, मतलब जो वो पर्सन होगा उसको एनीमिया भी होगा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम भी होगी यूकेलिप्टस पेशेंट में। क्विक ब्रीदिंग विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा। ठीक, उसको ऐसा लगता है कि मैं सांस ले ही नहीं पा रहा, मैं नहीं ले सकता सांस, तो क्या करेगा, जल्दी सांस लेगा, जल्दी सांस छोड़ेगा, ये चीज़ करेगा। अब एक्सर्शन ऑन लिटिल वर्क, थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको एक्सर्शन यानी कि थकान होगी, तो वो तो होती ही है एनीमिया के पेशेंट में। देन वाइट थिल्की फ्रोदी म्यूकस, मतलब उसका जो कफ होगा वो वाइट होगा, थिल्की होगा, फ्रोदी होगा। ये जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही वो करती होंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये मेडिसिन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से थी, डायग्नोसिस पर्पज़ से या आपको देने के पर्पज़ से नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।